नमस्कार, एक बार पुनः है आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं भूकंपों का विश्व वितरण। तो जो हमने ज्वालामुखी का विश्व वितरण देखा था, उसी हिसाब से उन्हीं जगहों पे हमें और भूकंप ये जो वितरण क्षेत्र हैं वो भी लगभग उन्हीं जगहों पे दिखाई देते हैं जहाँ प्लेट्स का एंड होता है उस जगह पे। बहुत असमानता है इसमें। कुछ इलाकों में ये प्राय आते रहते हैं और बड़े विनाशकारी होते हैं, जबकि कुछ जो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे इनका प्रभाव नगण्य होता है। विश्व के अधिकांश जो भूकंप हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मध्यवर्ती पर्वतमाला है, जो अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्प्स, काकेशस पर्वत, अल्बोज, हिंदुकुश, हिमालय पर्वत और भारत और म्यांमार की पहाड़ियाँ, और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। मध्य अफ्रीका के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भी भूकंप आते रहते हैं। और ये जो पूर्वी अफ्रीका की विशाल भ्रंश घाटी है, जहाँ हमने चर्चा की थी जब हम ज्वालामुखी वितरण पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी भूकंपों का प्रभाव देखा जाता है। अब भूकंप के परिणाम क्या आते हैं? जान और माल को हानि होती है। यदि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की शक्ति 6 या इससे अधिक हो तो जान माल की अपार हानि होती है। भवनें, सड़कें, रेल, बांध, पुल आदि टूट जाते हैं और कई नगर और गांव पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जो 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, 26 जनवरी को आया था वो, उससे भुज, भरूच, अंजर और गांधीधाम ये जो कस्बे हैं वो मलबे के ढेर बन गए थे। लाखों की संख्या में लोग मरे थे। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। और ये अनुमान है कि हर साल विश्व में लगभग 40,000 व्यक्ति जो हैं वो भूकंप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये हमने पढ़ा है कि भूकंप केंद्र से जितना हम दूर जाते हैं वहाँ क्षति कम हो जाती है, लेकिन यदि भूकंप जो केंद्र है, एपी सेंटर है, केंद्र है, वो घनी जनसंख्या वाले एरिया में है, तब वो बड़ी आपदा और संकट बन जाता है। तो जान माल की हानि होती है। दूसरा जो रिजल्ट है वो आता है भूस्खलन के रूप में भी आता है। हिमालय, रोकीज, एंडीज, आल्प्स जैसे जो नवीन वलित पर्वत हैं, उनमें जब भूकंप आते हैं तो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और फिर ये चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, चटक कर नीचे की ओर गिरने लग जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है। आग, भूकंप के आने से बिजली के तारों में भी गड़बड़ हो जाती है, आगजनी भी हो जाती है। ज्वलंत पदार्थों से संबंधित जो उद्योग हैं, पेट्रोलियम और गैस के भंडार, इनमें भी आग लगने का भय बना रहता है। फोर्थ है बाढ़। भूकंप से भूतल पर उथल पुथल होती है, भूमि का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे चला जाता है, जिससे नदी भी अपना मार्ग बदल लेती है। उसके यूजुअल मार्ग में जब कोई अवरोध आ जाता है तो अपना रास्ता बदल के और रहवासी क्षेत्र में बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े जो बांध हैं उनमें दरार पड़ जाती है और उससे भी फिर बाढ़ का स्वरूप बन जाता है। सुनामी 2004 में अपने यहाँ जो भारत में घटना हुई थी, और इससे भी लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। समुद्र में यदि भूकंप आता है तो समुद्री जल में उथल पुथल हो जाती है, जिससे हम सुनामी कहते हैं। भयानक लहरों के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो भूकंप आता है उसका एक कैसे हम चेतावनी देके उससे बचा सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी का अभी तक कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे हम चेतावनी दे पाए, वैसा ही भूकंप के साथ भी है। क्योंकि भूकंप जो है वो बिना कोई सिग्नल दिए अचानक से आते हैं और भयानक विनाश लीला होती है। किसी भी स्थान पर आ सकते हैं, किसी भी समय पर आ सकते हैं, और हर साल लगभग 10 लाख भूकंप पृथ्वी के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस किए जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो विनाशकारी होते हैं। तो ये जो भूकंपीय आपदा है, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना इसे रोक सकते हैं। सिर्फ हमारे पास यही है कि हम सावधान रहें जहाँ संवेदनशील एरिया हैं उस जगह पे, और उसके प्रभाव को कम करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
कुछ उपायों की हम चर्चा कर सकते हैं कि जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उनमें भूकंप नियंत्रण केंद्रों को स्थापित करें ताकि वहां के निवासियों को हम समय पर सूचित कर सकें। जीपीएस की सहायता से हम ये जो प्लेट विवर्तनिकी होती है, प्लेटों की गति का पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। संभावित जो जोखिम की सूचना है वो जनसाधारण तक पहुंचाएं और जो इलाके सुबेद हैं उनकी हम मैपिंग करें और भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए हमें लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माण क्रिया को हमें नियंत्रित करना चाहिए और जो ये क्षेत्र हैं संवेदनशील वहाँ पे ऊंची इमारतों के निर्माण पे हमें रोक लगानी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। 2013 में जो केदारनाथ है वहाँ पे जो भूकंप आया था, जहाँ जान माल के पार हानि हुई थी, उसके पीछे एक मेन रीजन था कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो गया, जहाँ निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो अति संवेदनशील एरिया था। वहाँ पे मनुष्य ने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए थे, जिनका परिणति फिर वो महान एक विनाश के रूप में हुई। और जो इसका एक और उपाय हम कर सकते हैं कि जो भूकंप सुबेद क्षेत्र हैं वहाँ पे हम ऐसी इमारतों का निर्माण करें, ऐसे भवन बनाएं जो हल्के भूकंप में टूटे नहीं। जापान में रोज भूकंप आते हैं, तो वहाँ पे जो भवन निर्माण की कला है वो ऐसी है कि वो भूकंप रोधी है, नुकसान कम होता है। अब हम चर्चा करते हैं भारत में भूकंप संकट की। तो भारत में भूकंपों का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और जो वर्तमान में हम देखें कि सबसे संवेदनशील एरिया कौन से हैं, तो वो हैं हिमालय और उप हिमालय वाला क्षेत्र, गुजरात में कच्छ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भूकंप कितनी तीव्रता के आते हैं, उनकी शक्ति क्या होता है, इस आधार पे हम भारत को कुछ एरियाज में बांटते हैं। जो कश्मीर और पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व में जो स्थित हैं वो सारे के सारे राज्य इसमें आते हैं। सिंधु गंगा बेसिन और राजस्थान, ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम से लेकर के राजस्थान तक फैला हुआ है। खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है। भारत में भूकंपों का वितरण जब हम देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि उत्तर भारत में भूकंप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है, इसका निर्माण कार्य अभी पूरा हुआ नहीं है और यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन नहीं हुआ है, जिससे वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भारतीय जो प्लेट है वो लगातार उत्तर की तरफ गतिशील है और इसी वजह से यहाँ पे भूकंप कंटिन्यू आते रहते हैं। उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान में कम शक्ति वाले भूकंप आते हैं और दक्षिणी पठार जो है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है और वहाँ न्यूनतम भूकंप वाला क्षेत्र माना गया है। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन आ गए। कोयना, लातूर, जबलपुर, ये भूकंप जो है इन्होंने इस चीज़ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भाई जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है वो स्थिर है। हम भारत को इस भूकंप आने की फ्रीक्वेंसी के आधार पे 5 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है और मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है और अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। जो सबसे फर्स्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जोखिमकारी भूकंप आते हैं और इसमें अपना बिहार में भारत नेपाल सीमा के जो साथ जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों तरफ वाला एरिया, कश्मीर घाटी और कच्छ है, ये शामिल हैं। और अधिक क्षति जोखिम में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो एरिया रह गए हैं वो आते हैं। उत्तरी पंजाब आता है, उत्तरी बिहार आता है और देश के जो शेष भाग हैं वो मध्य और निम्न क्षति क्षेत्र में आते हैं। और जो भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले एरिया हैं वो उनका एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वो दक्कन के पठार के स्थिर भूभाग में आता है। तो ये था भूकंप। तो इसमें अपन ने भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, क्या कारण है उसके, क्या क्या उससे हानि होती हैं, कैसे हम उससे होने वाले विनाश को कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।